हेलो एवरीवन, पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा चलाई जा रही विजय प्रहार सीरीज में आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंडियन ज्योग्राफी में भारत के जलवायु, भारत के प्रमुख बंदरगाह और भारत के प्रमुख जनजातियां। आइए उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं और सीजीपीएससी की तैयारी को क्रमिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री डस रेनफॉल occur from both the Arabian Sea and the Bay of Bengal branch of the monsoon? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो भाई हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं, जैसे अगर हम बात करें भारत के मैप का, ठीक है, बात करते हैं, अगर हम बात करें भारत का, ठीक है, तो बात करते हैं जैसे ही मानसून आता है, मानसून अगर एंट्री लेता है, ये देखिए मानसून जैसे आता है तो यहां पे जो पश्चिमी घाट है, इन पश्चिमी घाट से टकरा जाता है, लेकिन ये कुछ जो हवाएं हैं यहां से होते हुए जाती है, यहां से होते हुए एक ये, तो पश्चिमी घाट से वर्षा हो रही है भाई पंजाब में, मध्य प्रदेश में भी होती है इस प्रकार। लेकिन होता क्या है, जब पूर्वी घाट से, पूर्वी पश्चिमी से जब यहां से जो हवाएं आती है तो जो हिमालय से टकराती है या तिब्बत की जो शाखा आती है तो यहां से होते हुए ये पंजाब में भी घुसती है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा दी गई ऑप्शनों में, देखिए भाई हमारे द्वारा दी गई ऑप्शनों में, हमारे द्वारा दी गई ऑप्शनों में एक मध्य प्रदेश था, बिहार है, राजस्थान है, पंजाब है। क्योंकि मध्य प्रदेश से केवल और केवल जो वर्षा होती है वो होती है कहां से? केवल बंगाल की खाड़ी से। दूसरा जो है बिहार, यहां से भी जो वर्षा होगी वो बंगाल की खाड़ी से होती है। राजस्थान में जो वर्षा होती है वो होती है थोड़ी सी बंगाल की खाड़ी शाखा से। लेकिन पंजाब ऐसा है जहां पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से पंजाब में वर्षा होती है, जिसको अगर हम लोग समझना चाहे तो यहां पे देख सकते हैं। देखिए, अगर इसको समझना चाहे तो देखिए भाई, ये जो हमारा है अरब सी और ये है हमारा बंगाल की खाड़ी। तो जो वर्षा होती है, देखिए यहां से जब आती है, देखिए तो ये जो है यहां से टकरा कर चले जाती है आगे, इस प्रकार आगे जो कुछ पौने इस तरफ जाती है और यहां से भारत में एंट्री करती है, यहां मानसून नाम से टकराती हुए ये हवाएं इस ओर जाती है, इस ओर। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, पंजाब। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है, अल नीनो की उत्पत्ति किस महासागर में होती है? इन विच ओशियन डस अल नीनो ओरिजिनेट? तो ऑप्शन ए है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, सेकेंड है प्रशांत महासागर, प्रशांत ओशियन, तीसरा है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, और डी है अटलांटिक महासागर। देखिए भाई, तो अल नीनो की उत्पत्ति को थोड़ा सा हम समझते हैं, आइए देखते हैं अल नीनो की उत्पत्ति को। देखिए अल नीनो की उत्पत्ति को समझते हैं हम लोग। तो एक यहां पे, अगर हम यहां पे भारत बनाते छोटा सा, ये भारत है, यहां पे हम नीचे अगर देखते हैं, देखिए तो इस प्रकार का एक नीचे हम ले लेते हैं, यहां पे एक देश है पेरू, और यहां से होकर गुजरती है, हम ले लेते हैं इसको भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, यहां पे जो फिर ओशन स्थित है इसको हम लोग बोलते हैं भाई प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो पेरू के बाद कुछ गर्म कुछ ठंडी हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं, जिसको हम लोग हम्बोल्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम्बोल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस प्रशांत महासागर में देखिए भाई, हमारा प्रश्न क्या था, एक बार देखिए फिर से, अल नीनो की उत्पत्ति किस महासागर में होती है? देखिए तो हम देख रहे थे इस प्रकार ये भारत हो गया, ठीक है। यहां पे जो स्थित है, अगर मैं देखूं इसको,
इस प्रकार। तो ये यहां पे एक देश है पेरू, ठीक है, यहां पे एक देश है पेरू, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये भारत, यहां से होकर भूमध्य रेखा गुजर रही है, भूमध्य रेखा गुजर रही है। देखिए भाई यहां पे पेरू के पास जो ठंडी हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं, इसे हम हम्बोल्ट के नाम से जानते हैं, हम्बोल्ट के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, जो ठंडी हवाएं होती है यहां पे चलती है जो व्यापारिक पौने, ये है व्यापारिक पौने। जब ठंडी हवाएं चलती है यहां पे, अगर यहां पे तापमान बढ़ता है, अगर इस जो ठंडी हवाएं है, ठंडी जलधारा जो चल रही है, जलधारा रहती है, ठंडी जलधारा जो चल रही है, अगर इसके तापमान में वृद्धि होती है तो भाई यहां पे क्या होगा, यहां पे निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और एक हम देखते हैं यहां पे भी निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, निम्न दाब। तो ये जो पछुआई पवन है, ये जो व्यापारिक पवन है, इसमें से आधा तो जाती है इस तरह आगे भारत, लेकिन इसमें से आधा जो रहता है वो इस तरफ मुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो जो ठंडी जल हवाएं रहती है, ठंडी जलधाराएं, इसको हम जानते हैं अल नीनो के नाम से, ये अल नीनो होता है। लेकिन अगर इसी की बात करें, ये ठंडी जलधाराएं अगर और ज्यादा ठंडी हो जाती है, और ज्यादा ठंडी हो जाती है, तो इस ओर जाने वाली जितने भी पौने हैं, ये जो पौने हैं ये यहां पे नहीं जाती। जो सारी जो पौने होती है, जो सारे पौनी होती है, तो इस प्रकार ये सारे पौने किस ओर जाएगी, आगे जाती है, क्योंकि निम्न दाब का क्षेत्र यही उत्पन्न होता है। इसको हम जानते हैं ला नीनो के नाम से, ला नीनो के नाम से। तो चाहे अल नीनो हो चाहे ला नीनो हो, दोनों की जो उत्पत्ति होती है ये जो होता है प्रशांत महासागर में होता है, प्रशांत महासागर में होता है। देखिए भाई हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था अल नीनो की उत्पत्ति किस महासागर में होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका भाई आंसर बी, प्रशांत महासागर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय मौसम विभाग द्वारा, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितने ऋतुओं में विभाजित किया गया है। इनटू हाउ मेनी सीजन्स हैव द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिवाइडेड द इंडियन क्लाइमेट। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। देखिए भाई इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए जो भारतीय जलवायु है इसको जनरली 2 भागों में बांटा जाता है। एक, अगर हम मौसम विभाग के अनुसार देखें, मौसम विभाग जो हमारा नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा, तो मौसम विभाग के अनुसार भारत में जलवायु को, ऋतुओं को 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार के ऋतुओं में बांटा गया है। जो सबसे पहला होता है इसको हम लोग जानते हैं ग्रीष्म ऋतु के नाम से, ग्रीष्म ऋतु। दूसरा जो होता है वो है शीत ऋतु। तीसरा जो आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और जो चौथा आता है वो हो जाता है मानसून प्रवर्तन, मानसून प्रवर्तन। इस प्रकार मौसम विभाग के द्वारा भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन की ओर। मावट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई मावट, मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होती है। मावट विंटर रेनफॉल इज बेनिफिशियल फॉर विच क्रॉप। देखिए भाई ऑप्शन ए वीट गेहूं, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी मूंगफली। सी बोल रहा है सोरगुम और डी बोल रहा है ग्रेनाइट। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मावट की वर्षा होती क्या है। आइए देखते हैं मावट की वर्षा। सबसे पहले देखिए यहां पे अगर मैं देखूं, इस प्रकार यहां पे स्थित है भूमध्य सागर,
भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर से लगे हुए कुछ देश है, जैसे यहां पे है इजराइल, इजराइल, इससे लगा हुआ है छोटा सा जॉर्डन। जॉर्डन की अगर मैं आगे बात करूं तो इस प्रकार लगा हुआ है यहां पे इराक, इराक से लगा हुआ है ईरान। यहां पे छोटे छोटे और देश है जॉर्डन ईरान के पास में। इससे लगा हुआ है पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान से वृहद लगा हुआ है जिसका नाम है भाई भारत, हम सब जानते हैं। क्लियर है? अब क्या होता है, भूमध्य सागर में चक्रवात उत्पन्न होता है, साइक्लोन, चक्रवात, और ये चक्रवात रहता है शीतोष्ण चक्रवात। कैसा चक्रवात रहता है? ये शीतोष्ण चक्रवात होता है, और इसकी जो दिशा रहती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पश्चिम से किस ओर रहेगी? पूर्व की ओर रहती है। देखिए, तो ये जब चक्रवात उत्पन्न होगा तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार आगे बढ़ेगा, ये इस प्रकार आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते हुए भारत पहुंचता है, भारत पहुंचता है। और जब भारत पहुंचता है ये, तो भारत पहुंच के जो भी पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र जैसे हम ले लेते हैं भाई जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तीसरा ले सकते हैं हम लोग उत्तराखंड। ये सारे जगहों पे होती है बर्फबारी। देख लो भाई, किसके कारण बर्फबारी हो रही है? आपके भूमध्य सागर में आए हुए चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात के कारण। और जो मैदानी भाग होता है यहां पे भारत का, कौन सा भाग? मैदानी भाग, जैसे पंजाब ले सकते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में हल्की वर्षा होती है, हल्की वर्षा। इन्हीं हल्की वर्षा को हम लोग जानते हैं मावट के नाम से, मावट। ये हल्की वर्षा जनरली होता है जनवरी फरवरी के आसपास होता है, कहीं कहीं पे दिसंबर जनवरी भी बोलते हैं। ये जनवरी फरवरी में होता है, जनवरी फरवरी में, जो कि रबी फसल के लिए, कौन से फसल के लिए? रबी फसल के लिए सबसे उपयुक्त होता है। चूंकि प्रश्न में रबी फसल में केवल दिया गया है गेहूं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। देखिए, देखिए मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई गेहूं या वीट, आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी, इसको हम लोग देख चुके हैं अभी। देखिए, अल नीनो संबंधित है, अल नीनो इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए पश्चिमी अवदाब से, वेस्टर्न डिप्रेशन से, दूसरा पूर्वी अवदाब से, ईस्टर्न डिप्रेशन से, तीसरा भारतीय मानसून से, इंडियन मानसून, और चौथा है डी ऑप्शन मौसम की भविष्यवाणी से, वेदर फॉर रेन कॉस्टिंग से। ठीक है, देखिए भाई, तो ये तो आप लोग जान ही रहे हो, अभी मैं बताया था आप लोगों को कि अल नीनो कहां पे आता है भाई? आपके प्रशांत महासागर में आता है, प्रशांत महासागर में आता है। ठीक है, जो भारतीय मानसून से क्या है? संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय मानसून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वां नंबर प्रश्न, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है भाई, ध्यान से देखिएगा इसको, 6वां नंबर क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से किसका स्थानीय नाम है? पहला आम्रवर्षा, बी है नॉर्वेस्टर, सी है चेरी ब्लॉसम, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए भाई, काल बैसाखी व्हिच इज द सुइटेबल फॉर द कल्विनेशन ऑफ द टी, जूट एंड राइस इज द लोकल नेम ऑफ फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए मैंगो सॉवर, बी नॉर्वेस्टर, सी है आपका चेरी ब्लॉसम, और डी है नॉन ऑफ द अबाउ। देखिए भाई, ये प्रश्न को देखने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि भाई क्या क्या चीजें होती है जो भारत में अलग अलग वर्षाएं होती है। देखिए भाई, तो भारत में क्या होता है? प्री मानसून, मौसम के पूर्व, प्री मानसून, ठीक है, मानसून आने के पूर्व भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, जिसमें उत्तरी पूर्वी भारत,
जिसमें पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत शामिल है। इन जगहों पे जो अलग अलग वर्षा होती है, जिनको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, इन वर्षा को जो प्री मानसून जो वर्षा होती है, इन वर्षा को पश्चिम बंगाल में हम काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं हम लोग इसे? काल बैसाखी कहते हैं। असम की बात करूं मैं, असम की बात करूं तो असम में इसको बारदोली छीड़ा के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, पश्चिम बंगाल में जो प्री मानसून जो वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में उसको काल बैसाखी कहते हैं, असम में बारदोली छीड़ा कहते हैं। दक्षिण भारत में इसे आम्रवर्षा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है यहां से। दक्षिण भारत में आम्रवर्षा कब होती है? प्री मानसून में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। केरल में इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। तो ये इसके अलग अलग नाम है। जो मानसून के पूर्व जो वर्षा होती है ये दो क्षेत्रों में होता है, याद रखना, पूर्वी भारत में होता है और दक्षिणी भारत में होता है। इसके अलग अलग नाम देखने को मिलता है। पश्चिम भारत में इसे काल बैसाखी कहते हैं, असम में इसे बारदोली छीड़ा कहते हैं, दक्षिण भारत में आम्रवर्षा कहते हैं और केरल में इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। देखिए भाई, हमारा प्रश्न क्या था कि चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयुक्त काल बैसाखी निम्नलिखित में से किसका स्थानीय नाम है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए भाई ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। किसी स्थान की लंबे समय की मौसम की औसत दशाओं, कौन सी दशाओं? औसत दशाओं को कहते हैं ऑप्शन ए मौसम, बी है ऋतु, सी जलवायु और डी है वायुदाब। द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड ए वेदर, बी सीजन, सी क्लाइमेट और डी एयर प्रेशर। देखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बेसिक प्रश्न है। लोग इस बेसिक प्रश्न में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। देखिए, किसी स्थान के लंबे समय की मौसम औसत दशाओं को क्या कहते हैं? पहले मैं इसका आंसर बताया था, इसका आंसर होगा सी जलवायु। लेकिन बाकी चीज भी देखना है क्योंकि प्रश्न आता है, सबसे पहला प्रश्न आता है मौसम क्या है, ये भी जान लेते हैं। दूसरा है ऋतु क्या है। इन तीनों में बेसिक अंतर है। देखिए, आप लोगों ने गाना सुना होगा, मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे। इसी प्रकार देखिए भाई, मौसम क्या है? जो क्षण क्षण परिवर्तित होता है, जल्दी जल्दी बदलता है। मतलब अगर हम इसको कहना चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में जल्दी जल्दी या अल्प समय में वायुमंडल में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है, ठीक है। इसलिए आपने सुना होगा कि कभी कभी होता क्या है कि भाई जैसे रायपुर में ही ले लो, कभी एक जगह पे बारिश हो रहा है, दूसरी जगह पे बारिश नहीं हो रहा है। ये किस वजह से होता है? मौसम की वजह से होता है। क्योंकि देखना आप लोग, कहीं पे धूप है, कहीं पे बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में देख सकते हो आप लोग, या फिर नॉर्मली अभी देखना दिसंबर जनवरी में कभी कभी जब बारिश होता है तो ये चीज देखने को मिलता है। दूसरा है ऋतु। तो ऋतु क्या होता है? बस इसमें से एक वर्ड चेंज हो जाएगा, जल्दी जल्दी। देखिए भाई, ये भी एक निश्चित क्षेत्र में थोड़े समय, मतलब महीनों में जो जलवायु में या फिर वायुमंडल में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, वो ऋतु कहलाता है। और जलवायु को परिभाषा आप जाने गए कि किसी स्थान की लंबे समय की मौसम, मतलब मान के चलो अगर कहीं पे वायुमंडल जल्दी जल्दी बदल रही है तो वो मौसम है, थोड़े लेट से बदल रही है तो वो ऋतु है, और बहुत लेट से बदल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका जलवायु हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है सी क्लाइमेट। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मानसून शब्द किस भाषा से बना है? फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड मानसून डेरिवेटेड? ठीक है, ए है फारसी, बी है जर्मन, सी है अंग्रेजी और डी है अरबी।
देख लीजिए भाई, ए पर्सियन, बी जर्मन, सी इंग्लिश और डी अरबिक। तो याद रखना जो मानसून शब्द है, देखिए जो मानसून शब्द है, एक सेकंड, जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के, कौन से भाषा के, अरबी भाषा के मौसम शब्द से मिलकर बना हुआ है। मौसम जिसका अर्थ है ऋतुओं में परिवर्तन, या फिर इसको बोल सकते हैं पवनों में परिवर्तन। परिवर्तन याद रखिएगा, भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु वो याद रखना उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बार बार यहां से प्रश्न आता है, याद रखिएगा। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें, विश्व में मानसून की जो खोज की थी, कहां पर, विश्व में जो मानसून की खोज की थी उसका नाम है हिपोलस। मानसून की खोज करने वाला का नाम क्या है, हिपोलस। हिपोलस ने खोजा है। और भारतीय मानसून की खोज में जिसका नाम आता है वो है अल मसूदी। ध्यान से याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानसून की खोज किसने किया है, अल मसूदी ने किया है। और विश्व की मानसून की खोज हिपोलस ने किया है। भारत की मानसून कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। याद रखिएगा मानसून जो है अरबी भाषा कौन से शब्द से बना हुआ है, मौसम शब्द से बना हुआ है। तो इस प्रकार अगर हम इसके आंसर देख ले तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई आपका डी, अरबी। क्लियर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। Which of the following factors affect the Indian मानसून। एक अल नीनो, दूसरा पश्चिमी जेट स्ट्रीम, तीसरा है तिब्बत का पठार और चौथा है हिंद महासागर। देखिए भाई, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है अपने को। ठीक है, तो यहां पे भी देख सकते हैं भाई हम लोग, ए में क्या दिया है, अल नीनो दिया है एक में, सेकंड में है वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, तीसरा है तिब्बत प्लेटू और फोर्थ है इंडियन ओशियन। ए में दिया हुआ है केवल 1 और 2 प्रभावित करता है, बी में दिया है केवल 2, 3 और 4 प्रभावित करता है, सी में दिया गया है 1, 2 और 3 प्रभावित करता है और डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोग मेरे को कमेंट्स करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, मैं वेट करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। चलिए 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए भाई, बहुत इजी प्रश्न है। विच टाइप ऑफ द क्लाइमेट इज फाउंड इन द इंडिया। ठीक है, ए शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, सी शीतकटिबंधीय जलवायु और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई, ए क्या बोल रहा है, टेम्परेट क्लाइमेट, बी है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, सी है आपका पोलर क्लाइमेट और डी है नॉन ऑफ द अबाउ। बहुत आराम से प्रश्न है, अभी अभी मैं बताया था भारत की मानसूनी कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। क्लियर है। चलिए, ये इस प्रकार हमारे जलवायु से रिलेटेड सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं अब हम लोग किसके बारे में, बंदरगाह के बारे में, कि भाई बंदरगाह एक्चुअल में भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से जल यात्राएं होती है, आयात निर्यात होता है, विदेशों से संपर्क स्थापित होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग बंदरगाह से जुड़े हुए प्रश्न। इसको देखने से पहले हम ट्राई करते हैं कि भाई भारत में कहां कहां पर कौन कौन से बंदरगाह है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। आइए देखिए, तो याद रखिएगा भारत में लगभग 13 बड़े और 200 से अधिक, कितने, 200 से अधिक छोटे बंदरगाह स्थित है। ठीक है, कितने, 13 बड़े और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह स्थित है। ठीक है, जिसमें से हम देखते हैं जो सबसे अच्छे बंदरगाह है वो इस प्रकार इस गुजरात से लेके अरब सागर हम लोग को देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है हम लोग को,
अरब सागर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको देखने से पहले हम कुछ चीजों को देख लेते हैं कि भाई याद रखिएगा, जैसे याद रखिएगा सबसे पहले देखिए भाई, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह वो है, याद रखना, विशाखापट्टनम बंदरगाह। प्रश्न आता है बार बार यहां से, कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, दूसरा चीज है जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह वो कौन से द्वीप में स्थित है? कौन से द्वीप में? तो याद रखिएगा मुंबई बंदरगाह जो है वो सॉल्सेट द्वीप में स्थित है भाई। कौन सा द्वीप में स्थित है? सॉल्सेट द्वीप में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, याद रखिएगा भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड, या इसको बोल सकते हैं निगमित, भारत का सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड या निगमित बंदरगाह जिसका नाम है भाई एन्नोर बंदरगाह, जिसको हम लोग कामराज बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, कामराज बंदरगाह, और ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। चौथा देखते हैं भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह, भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह यह है भाई, याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो कि स्थित है अंडमान निकोबार में। कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड, देखिए भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड जो स्थित है कोचीन, और कोचीन है आपका केरल में। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे जिसको जानना बहुत जरूरी था। अब स्टार्ट करते हैं बारी बारी से हम लोग, एक और चीज देख लेते हैं इसमें, भारत का ज्वारी बंदरगाह, भारत का ज्वारीय बंदरगाह। तो याद रखिएगा भारत का जो ज्वारी बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह कहां है? आप सबको पता होगा कहां है भाई? गुजरात में स्थित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोगों ने देख लिया होगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये फुल फैक्चुअल है। हम इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को करते हैं और हम पेपर से बाहर हो जाते हैं, तो इन छोटी छोटी गलतियों को ध्यान रखना है हमें। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइए बारी बारी से। तो सबसे पहला जो बंदरगाह देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं अरब सागर से। और अरब सागर में ये जो दिख रहा है, ये वाला जो एरिया, यहीं पर स्थित है गुजरात में कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। याद रखिएगा, याद रखिएगा इसका जो नाम है कांडला बंदरगाह, इसके नाम को पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह कहते हैं? पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। पहला चीज याद रखिएगा। दूसरा जो चीज है इसके बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए भाई दीनदयाल बंदरगाह का दूसरा ये है ज्वारी बंदरगाह, मैं अभी भी बताया था। भारत का ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। तीसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा, यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है ये भैया? ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुक्त व्यापार बंदरगाह है, मुक्त व्यापार बंदरगाह। तो ये याद रखिएगा कांडला बंदरगाह के बारे में। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांडला बंदरगाह का नाम किनके नाम पर रखा गया, तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल के नाम पर रखा गया है इसका नाम को। दूसरा, यह भारत का क्या है? ज्वारी बंदरगाह है। तीसरा, यह प्राकृतिक बंदरगाह है। और चौथा, यह मुक्त व्यापार बंदरगाह है। तो ये एक बंदरगाह स्थित है गुजरात में। क्लियर है? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तट रेखा की लंबाई, अगर पुराने डाटा देखें हम लोग, तो तट रेखा में सबसे लंबी तट रेखा भी किसकी है? वो गुजरात की स्थित है। क्लियर है? मुंबई चलते हैं, तो मुंबई में दो पोर्ट मिलेगा भाई महाराष्ट्र में। देखिए एक यहां पे स्थित है जिसको हम लोग जानते हैं मुंबई पोर्ट के नाम से, मुंबई पोर्ट। याद रखिएगा यह सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला पोर्ट है,
ट्रैफिक पोर्ट है। यहाँ पे बाजार के लिए, आवागमन के लिए हमेशा देखा जाता है जहाजों का ट्रैफिक लगा रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला पोर्ट कौन सा है? मुंबई पोर्ट है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो पोर्ट स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, जिसका नाम है न्हावा शेवा। न्हावा शेवा बंदरगाह कहते हैं। इसका एक और नाम मिलता है भाई देखने को, जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, याद रखिएगा। न्हावा शेवा बंदरगाह का अन्य नाम क्या है भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका नाम भाई, याद रखिएगा। यह कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है ये? कृत्रिम बंदरगाह है। हम मुंबई बंदरगाह पे भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किए हैं, जिसका नाम है न्हावा शेवा बंदरगाह या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्लियर है? नीचे चलते हैं तो ये गुजरात वाला जो हिस्सा है, देखिए भाई गुजरात वाला हिस्सा यहां पर स्थित है। मिटाया तो थोड़ा सा, यहां पर स्थित है, देखिए यहां पर स्थित है गुजरात में। ये स्थित है गुजरात में, यहां पर मारमा गांव, या इसको मारमा गोवा भी बोलते हैं, मारमा गोवा। आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि भाई जो गोवा था वहां पे हम लोग दो नदी देखे थे, एक मांडवी नदी देखे थे और एक जुआरी नदी देखे थे। तो जो मारमा गोवा जो बंदरगाह है, याद रखिएगा, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कहां पर स्थित है? मुहाने पर। और मुहाना क्या होता है आप लोग जान रहे हो, जैसे ये नदी है, ये जहां पे बह रही है, यहां पे जो निर्माण किया गया है यही क्या है? मारमा गोवा बंदरगाह। तो इस प्रकार देखिए भाई, गुजरात में एक देखे, महाराष्ट्र में 2 देखे और गोवा में 1 देख लिया, मारमा गोवा। आगे चलते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है आप लोग का, देखिए कर्नाटक में जो बंदरगाह स्थित है वो है भाई आपका मैंगलोर। कौन सा बंदरगाह? मैंगलोर बंदरगाह। याद रखिएगा, कर्नाटक में ही लौह अयस्क के लिए एक प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है कुद्रेमुख। कौन सी जगह है? कुद्रेमुख। इस कुद्रेमुख से जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क इस मैंगलोर बंदरगाह के द्वारा ही बाहर भेजा जाता है। याद रखिएगा भाई, कौन से बंदरगाह के द्वारा भेजा जाता है? मैंगलोर बंदरगाह के द्वारा ही लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं केरल। केरल जहां पे स्थित है कोच्चि, या इसको बोलते हैं हम लोग केरल बंदरगाह। याद रखिएगा, इस कोच्चि या केरल बंदरगाह से मसालों का निर्यात किया जाता है। किसका निर्यात किया जाता है? मसालों का निर्यात किया जाता है। मसालों का प्रसिद्ध यहीं पर स्थित है, आप लोग जान रहे हो, वेम्बनाड झील स्थित है यहाँ पे। कहां पे? कोच्चि बंदरगाह के पास ही वेम्बनाड झील स्थित है, याद रखिएगा भाई। ठीक है, तो ये था आप लोगों का भाई अरब सागर के बंदरगाह, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा वो था गुजरात में कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में 2 देखा, जिसमें से पहला क्या देखे? मुंबई बंदरगाह, दूसरा देखे न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसका नाम था भाई किसके नाम पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। आगे बढ़ते हम लोग गोवा में, तो मारमा गांव या फिर मारवा गोवा बंदरगाह देखे। कर्नाटक गए तो वहां पे हमें देखा मंगलोर बंदरगाह, और लास्ट केरल में देखे हम लोगों ने कौन सा बंदरगाह आप लोग का? कोच्चि या कोचिन बंदरगाह। अब देखते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी की ओर, मतलब यहां से लेके यहां तक वाला एरिया देखिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल की, किसकी बात करते हैं हम लोग? वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। तो यहां पर स्थित है, याद रखिएगा, कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह के बारे में खास बात यह है कि यह एक नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर निर्मित बंदरगाह है। क्लियर है? ध्यान रहेगा, फर्स्ट कौन सी नदी पर स्थित बंदरगाह है? ये हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है। ठीक है, जिसके नाम को रखा गया है, इसको कहा जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नाम देखो 3 नाम बताया मैं। कांडला का नाम रखा गया पंडित दीनदयाल के नाम पर, न्हावा शेवा का नाम रखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, और कलकत्ता बंदरगाह का नाम जो एक नदी पर स्थित है जिसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई कलकत्ता से। तो कलकत्ता में एक छोटा बंदरगाह और स्थित है जिसका नाम है हल्दिया। याद रखिएगा, छोटा बंदरगाह है, ये कलकत्ता बंदरगाह के सपोर्ट के लिए बनाया गया, जिसका नाम है कौन सा? हल्दिया बंदरगाह।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नीचे आते तो मिलता है उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। पारादीप उड़ीसा में क्या स्थित है? पारादीप स्थित है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में हमें मिलता है, आप सब जान रहे हैं भाई, विशाखापट्टनम। क्या मिलता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। आप लोगों ने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ में भी कि छत्तीसगढ़ का बैलाडीला का जो अयस्क है इसी विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से बाहर भेजा जाता है, जापान भेजा जाता है। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह में बताया था भाई, सबसे अधिक गहराई वाला, सबसे गहराई वाला बंदरगाह अगर पूछा जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? उसका नाम हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में याद रखिएगा 3 बंदरगाह देखने को मिलेगा हमें, जिसमें से पहला है एन्नोर। पहला बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह, जिसका नाम रखा गया है भाई कामराज के नाम पर। जो स्वतंत्रता सेनानी थे कामराज, उनके नाम पर रखा गया है एन्नोर बंदरगाह का नाम कामराज बंदरगाह। यह भारत का सबसे पहला कंप्यूटरीकृत या फिर निगमित बंदरगाह है, याद रखिएगा। दूसरा है यहां पर जिसका नाम है भाई चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई आप लोगों को पता होगा, तमिलनाडु में चेन्नई है, तो चेन्नई बंदरगाह स्थित है। याद रखिएगा जो चेन्नई बंदरगाह है ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो सबसे प्राचीन बंदरगाह का भी पूछे तो उसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। तीसरा है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह, याद रखिएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह जो स्थित है वो इसलिए स्थित है क्योंकि यहां पे मछली के लिए कोई प्रसिद्ध जगह, कोई प्रसिद्ध बंदरगाह पूछा जाएगा तो याद रखिएगा वो तूतीकोरिन बंदरगाह पूछेगा। इस प्रकार हमने सारे बंदरगाह देखे। देखिए 13 बंदरगाह। सबसे पहला देखा हम लोगों ने कांडला बंदरगाह, जो पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्वारी बंदरगाह है, बता चुका हूं। दूसरा महाराष्ट्र में हम लोगों ने 2 देखा। एक देखा मुंबई बंदरगाह जो ट्रैफिकिंग के लिए जाना जाता है। दूसरा जो उसके सहायक के लिए बनाया गया कृत्रिम बंदरगाह, उसका नाम है न्यावा सेवा बंदरगाह, जिसका एक अन्य नाम देखने को मिलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फिर आगे चले गोवा। गोवा में हमें एक मिला जिसका नाम है मारमा गांव या मारमा गोवा बंदरगाह, याद रखिएगा। नीचे गए कर्नाटक। कर्नाटक में हमें मिलता है मंगलोर बंदरगाह। इसी बंदरगाह से जो कुद्रेमुख लौह अयस्क की खान है वहां से लोहे का निर्यात किया जाता है। नीचे जाते हैं केरल, जिसमें एकमात्र बंदरगाह मिलता है हमें कोचीन या कोची बंदरगाह, जो कि याद रखिएगा वेमनाड झील के आसपास स्थित है। इस प्रकार हमने अरब सागर के बंदरगाह देखा। बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले देखते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक बंदरगाह है कलकत्ता बंदरगाह, याद रखिएगा। नदी पर स्थित बंदरगाह का भी पूछा जाए तो याद रखिएगा नदी पर बंदर स्थित गाह है, हुगली नदी पर स्थित है ये कलकत्ता बंदरगाह। इसके सहायता के लिए छोटे बंदरगाह बनाया गया वो हल्दिया बंदरगाह, तो याद रखिएगा हल्दिया बंदरगाह भी कहां स्थित है? आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। फिर चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, जहां से छत्तीसगढ़ के जो लौह अयस्क है बैलाडीला का, उसका निर्यात किया जाता है। कहां पर? जापान पे किया जाता है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह याद रखना, इसको सीरीज में याद रखिएगा। सबसे पहला आता है एन्नोर, दूसरा आता है चेन्नई और तीसरा है तूतीकोरिन। जिसमें से एन्नोर जो बंदरगाह है इसे हम लोग कामराज बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत देश का पहला कंप्यूटराइज्ड या फिर निगमित बंदरगाह है। दूसरा है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह पूछे तो फिर कौन सा बंदरगाह आ जाएगा? चेन्नई। और तीसरा है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो जाना जाता है भाई किस लिए जाना जाता है? ये मछलियों के लिए जाना जाता है। और तूतीकोरिन जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह को याद रखना, इसको बोलते हैं चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं। कौन सा पोर्ट कहते हैं इसको? याद रखना, चिदम्बरम के नाम पर रखा गया है, चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है। एक लास्ट जो बंदरगाह है जो हमें देखने को मिलता है भाई, देखिए 13वें नंबर का, वो है ये अंडमान निकोबार के पास, जिसको नवीनतम बंदरगाह बोले थे, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अब आइए इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं बारी बारी से। देखिए पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। देखिए भाई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने देख रखा है कि पारादीप बंदरगाह भाई कहां पे, बंगाल की खाड़ी में कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखिए 12 नंबर प्रश्न। देखिए
विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने देखा था बंगाल की खाड़ी में। विशाखापट्टनम पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हमने देख रखा है कि जो विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है वो स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए भाई 13 नंबर प्रश्न, एन्नोर पोर्ट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज एन्नोर पोर्ट नॉन? ठीक है, देखिए ए अन्ना पोर्ट, बी कामराजन पोर्ट, सी मद्रास पोर्ट और डी क्या है? साउथ पोर्ट। तो मैं पहले ही बता चुका हूं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी दक्षिण के कामराज के नाम पर इसका नाम रखा गया भाई कामराजर पोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आंसर है बी, कामराज पोर्ट के नाम पर रखा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए 14 नंबर प्रश्न, बेंगलोर भारतीय राज्य कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह शहर है, कहां है? बोल रहे देख लो, तो आंसर में लिखा गया, देख लो भाई, मैंगलोर इज ए मेजर पोर्ट सिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट? देखिए विच इंडियन स्टेट, तो बता चुका हूं मैंगलोर बंदरगाह जहां से कुद्रेमुख के लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है वो स्थित है भाई आप लोगों का कर्नाटक में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है, जो भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? देखिए भाई, विच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी है पारादीप पोर्ट और ऑप्शन डी है हल्दिया पोर्ट। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जब तमिलनाडु में मैं 3 पोर्ट बताया तो जिसमें से पहला पोर्ट बताया था एन्नोर कंप्यूटरीकृत और दूसरा बताया था इसे में आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो चेन्नई, जो कि सबसे पुराना बंदरगाह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? विच इज द न्यूएस्ट पोर्ट मेजर इन इंडिया? ऑप्शन ए कांडला पोर्ट, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, तीसरा है एन्नोर सी और डी है पारादीप पोर्ट। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जो 13वां और सबसे आखिरी जो पोर्ट में बताया हूं आप लोग को, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है वो द्वीप है सबसे नया पोर्ट ब्लेयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? विच इज द साउथेस्ट पोर्ट इन इंडिया? तो देखिए भाई, ये मैं आप लोगों को याद कराता हूं, दिखा सकता था मैप में, हमें बताना भूल गया था। देखिए विच इज द साउथेस्ट मोस्ट पोर्ट इन इंडिया? ऑप्शन ए दिया गया है तूतीकोरिन बंदरगाह, बी है कन्याकुमारी पोर्ट, सी है विशाखापट्टनम पोर्ट और डी है पारादीप पोर्ट। तो याद रखिएगा, जो तूतीकोरिन बंदरगाह है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। याद रखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? मैं बता चुका हूं आप लोगों को भाई, टोटल 4 से 5 नाम बताया था। कांडला बंदरगाह का नाम मैं आप लोगों को बताया था किसके नाम पर? पंडित दीनदयाल के नाम पर। और नेहवा सेवा का मैं नाम बताया था आपका भाई किसके नाम पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बताया था। तो नेहरू पोर्ट बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेवा सेवा। आंसर सी इज करेक्ट। आगे मैं बताया था आप लोगों को भाई, चिदंबरम के नाम पर आपको कौन सा पोर्ट को रखा गया है? जल्दी बताइए आप लोग। चिदंबरम का नाम रखा गया है तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम पर। कामराज बंदरगाह कहते हैं एन्नोर बंदरगाह को। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग नाम देखे। कलकत्ता बंदरगाह जो था उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो कुछ जो नाम है उस नाम को बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? अभी अभी हमने देखा था विच इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो इसका आंसर है भाई ए चेन्नई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन कहते हैं? किस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन कहते हैं? विच पोर्ट इज कॉल्ड द फिशलरी पोर्ट? याद रखिएगा भाई, मत्स्य पट्टन। ए कोचिन बंदरगाह, बी तूतीकोरिन बंदरगाह, सी है कोलकाता बंदरगाह और डी है चेन्नई बंदरगाह। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका था कि मछलियों के लिए मत्स्य पत्तन के नाम से जाना जाता है, वो है तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि स्थित है
तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार हम बंदरगाह से जुड़े हुए 13 बंदरगाह और उससे जुड़े हुए लगभग सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। आगे हम एक टॉपिक और देखते हैं, भारत के प्रमुख जनजातियां। यहां से भी प्रश्न बार बार आते हैं, आइए तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले कुछ जनजातियां आप लोगों को बताया था भाई। देखिए मैं आप लोगों को कुछ जनजातियां बताया था हूं कि कहां पे कौन कौन सी जनजातियां हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत की जनजातियां। भारत की जनजातियां देखते हैं। तो भारत में कहां कहां कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है वो हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार तो यहां पे पाई जाती है सबसे पहले है सेंटलिन, सेंटलिन, सोमपिन, ओंगे, ओंगे और एक का नाम है जॉर्वे, जोरवे। 4 जनजाति पाई जाती है भाई, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार में पहला का नाम है सेंटलिन, सोमपिन, ओंगे और जारवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर चलते हैं। देखिए ध्यान से, तो जम्मू कश्मीर में हमें 2 जनजाति विशेषकर मिलती है, एक है गुर्जर और एक है बकरवाल। याद रखिएगा, गुर्जर और क्या है दूसरा, दूसरे का नाम है बकरवाल नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा पहला है गड्डी। पहला कौन सा जनजाति है, गड्डी है। दूसरा है जानसोरी या जानसौरी भी कहते हैं। तीसरा को जो नाम है वो है कनौरा, कनौरा। तो हिमाचल प्रदेश में 3 जनजाति भाई याद रखिएगा, पहले का नाम है गड्डी, दूसरे का नाम है जानसौरी और तीसरे का नाम क्या है, कनौरा नाम है। आगे चलते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में याद रखिएगा, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध जाति है उसका है थारू, एक का नाम है मारा और एक जनजाति के नाम भी मिलता है जो वहां पे दर्रे का नाम है नीति। तो ये 3 जनजाति याद रखिएगा उत्तराखंड में, एक का नाम है थारू, दूसरे का नाम है मारा और तीसरे का नाम है नीति। ठीक है, ये मेन हो गया। फिर चलते हैं भाई उत्तर पूर्वी राज्य, क्योंकि वहां से बहुत प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मणिपुर, क्योंकि ये भी थोड़ा बात भी चर्चा में रहा है। तो यहां पे मिलता है कुकी और एक का नाम है मैती। क्या क्या नाम है, कुकी और मैती। ये कहां पे मिलता है हम लोग को, मणिपुर में मिलता है। फिर चलते हैं मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम में है मिजो और एक है लाखेर, एक है लुसाई। 3 याद रखिएगा मिजोरम में। पहला क्या है, मिजो, लाखेर और लुसाई। एक और मिलता है यहां पे जिसका नाम है चकमा। क्या नाम है भाई उसका, चकमा नाम है। तो ये 4 जनजातियां याद रखिएगा, पहला है मिसो, दूसरा है लाखेर, तीसरा है लुसाई और चौथा है चकमा। आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 याद रखिएगा, एक है मिसमी। मिसमी कौन सी जनजाति बोल रहा हूं मैं, मिसमी जनजाति। और दूसरे का नाम है दफला, दफला। ठीक है, फिर देखते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में याद रखिएगा लेप्चा। सिक्किम में क्या स्थित है, लेप्चा जनजाति पाई जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो एक है नागालैंड। नागालैंड, तो यहां मिलता है नागा। नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, नागा पाई जाती है। और एक और पाई जाती है मिकीर और एक है अंगादी। अंगादी भी एक जनजाति है जो कहां पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है। तो एक देख लेते हैं असम। असम में स्थित है अहोम। असम में कौन सा जनजाति पाई जा रही है, अहोम जनजाति पाई जा रही है। फिर आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तो यहां याद रखिएगा गोड़, दूसरा याद रखिएगा भील, गोड़ और भील। फिर चलते हैं हम लोग राजस्थान। तो राजस्थान में आप लोगों ने सुना ही होगा भाई मीणा और एक है भील। तो राजस्थान में 2 याद रखिएगा, मीना और भील याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग गुजरात की ओर।
तो देखिए भाई, तीसरा फिर देखते हैं आगे गुजरात। तो गुजरात में जो मिलता है वो है पटेलिया। गुजरात में क्या मिलेगा? पटेलिया मिलता है। नीचे चलते हैं हम लोग, तो कर्नाटक में जो भी पाया जाता है, कर्नाटक में जो मिलता है वो है गोढ़ी मिलेगा हम लोग को कर्नाटक में। फिर चलते हैं हम लोग भाई कहाँ? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो स्थित है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंबू। कौन सी जनजाति है यहाँ पर? लिंबू जनजाति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु चलते हैं नीचे, तो तमिलनाडु में मिलता है पोटा, टोड़ा और कोटा। पोटा, टोड़ा और कोटा मिलता है। फिर चलते हैं केरल, तो केरल में है मोपला, नायर, उराली और एक है कादर। ये 4 जनजाति याद रखिएगा, मोपला, नायर, उराली और कादर। फिर आगे बढ़ते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें मिलता है भाई वो है भुइया। याद रखिएगा उड़ीसा में क्या मिल रहा है हम लोगों को? भुइया मिल रहा है भाई। एक मिलता है संथाल, एक मिलता है हो। फिर चलते हैं ऊपर झारखंड। तो झारखंड में भाई हम लोग जानते हैं मुंडा, बिरसा मुंडा का विद्रोह हमें पता ही है। तो पहला क्या मिलता है यहां पर? मुंडा मिलता है। दूसरा यहां पर भी मिलेगा आप लोगों को संथाल। क्या मिलेगा यहां पर भी आप लोगों को? संथाल मिलेगा। तो इस प्रकार ये भारत के कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की बहुत दृष्टि से। एक एक जनजाति और उसके राज्य को क्रमिक वर्ष याद कीजिए। लगभग अल्टरनेट सभी प्रश्न, सभी पेपरों में, सभी एग्जामों में यहां से प्रश्न आ रहे हैं बार बार। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न। आइए देखते हैं। देखिए भाई, ये है चेचू, ये गलत थोड़ा टाइपिंग हो गया है। ये है चेचू जनजाति। तो चेचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? चेचू, देखो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। चेचू ट्राइब्स इनहेबिटेट्स बिलोंग्स टू विच स्टेट? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है झारखंड और डी है राजस्थान। तो याद रखिएगा जो चेचू जो जनजाति है वो पाई जाती है आप लोगों का आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए भाई। तो 22 नंबर प्रश्न है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम ट्राइब्स इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड। तो अभी मैं बताया हूं अहोम जनजाति, और भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर का एक विद्रोह मिलता है, आप लोग देखेंगे अहोम विद्रोह, तो वो अहोम जनजाति मिलता है हमें असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लुसाई, देखिए भाई लुसाई जनजाति कहां निवास करती है? वेयर डज द लुसाई ट्राइब्स रिसाइड? ठीक है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी ओडिशा। तो मैं इसका आंसर अभी बता चुका हूं, जो एक्सप्लेन कर रहा था। जो लुसाई है वो मिलते हैं हम लोग को भाई मिजोरम में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। गद्दी, गद्दी जनजाति कहां के निवासी है? वेयर इज द गद्दी ट्राइब्स इज ए ट्राइब्स ए रेसिडेंट ऑफ? ए मध्य प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है मेघालय। ए इज मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मेघालय। तो गद्दी जनजाति में आप लोगों को बता चुका हूं कहां मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग, थारू जनजाति के लोग शोक पर्वक रूप मनाते हैं? विच हिंदू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द थारू पीपुल एज अ डे ऑफ मॉर्निंग? ठीक है, तो याद रखिएगा जो थारू जो जनजाति है वो दीपावली को शोक पर्व रूप मनाते हैं। याद रखिएगा सीजीपीएससी प्रश्न को पूछ चुका है कि कौन से त्योहार को थारू जनजाति के लोग शोक पर्व रूप मनाते हैं? वो है दीपावली त्योहार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दिवाली त्योहार। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए 26 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो ट्राइब्स
कम्युनिटी बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, कहां पर जनजाति नहीं पाई जाती, ऐसा प्रश्न है। तो भाई महाराष्ट्र में तो जनजाति मिलती है यहां पे भी। ठीक है, छत्तीसगढ़ जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है ही। कर्नाटक में बताया गुड़ मिलता है। एकमात्र आंसर है हरियाणा, जहां पर किसी भी प्रकार की जनजाति नहीं पाई जाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, हरियाणा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? वेयर इज द सोम्पेन ट्राइब्स फाउंड? तो याद रखिएगा भाई, ए क्या बोल रहा है, नीलगिरी पहाड़ियां, बी निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप और डी है स्पीति घाटी। ए नीलगिरी हिल्स, बी निकोबार आइलैंड, सी लक्षद्वीप और डी क्या है, स्पीति वैली। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अंडमान निकोबार में कौन सा जनजाति, सोम्पेन जनजाति पाई जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप में बता चुका हूं, सेंटलिन, सोम्पेन, ओंगे और जारवे कहां पाई जाती है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आदिवासी समूह सहरिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है? टू विच स्टेट डज द सहरिया ट्राइब्स ग्रुप बिलोंग्स? कहां से बिलोंग करते पूछ रहे हैं भाई। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, ऑप्शन ए भील गुजरात में पाई जाती है ऐसा बोल रहा है। ठीक है भाई, ऑप्शन बी बोल रहा है जौनसारी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी संथाल छत्तीसगढ़ और डी है खासी मेघालय। तो आपको सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में भाई कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है, संथाल। तो ये क्या है, करेक्ट नहीं है। और क्या पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाकी तीन ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? इन विच स्टेट डज द कुकी ट्राइब मेनली रिसाइड? ठीक है, ऑप्शन ए मणिपुर, दो बी क्या है मिजोरम, सी है नागालैंड और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो मैं पहले ही बता चुका हूं भाई, कुकी जनजाति और मैती जो जनजाति है वो अभी जो फेमस रहा है कहां, मणिपुर में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मणिपुर। इस प्रकार आज का सीजन हमने 3 टॉपिक देखे भाई, देख लीजिए। सबसे पहले देखे भारत की जलवायु, दूसरा देखे हम लोगों ने भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह, तीसरा जो टॉपिक देखे हमने भारत के जनजातियां। ये तीनों टॉपिक कभी ना कभी प्रश्न आए हुए हैं और ऐसा मेरी अनुमान है कि आने वाले समय में यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो इन टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको यूज कीजिए और जल्दी से जल्दी सीजीपीएससी क्लियर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ।